मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथियों, आप पढ़ रहे होंगे अब ये द्विवेदी युग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कवि थे, जो राइटर थे, जो लेखक थे, वो तो हम लोगों ने पहले कर लिए हैं। अब आते हैं इसमें थोड़े बहुत हल्के से कि उनसे कमजोर कवि, लेकिन इन्होंने द्विवेदी युग में ही अपना काम किया है, द्विवेदी युग में ही रहे हैं ये। तो ये बात मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये रहे आपके इम्पोर्टेंट कवि, जो हम लोगों ने थोड़े बहुत उनसे हल्के से कमजोर हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। तो साथियों, ये बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत अच्छे हैं। इनमें से भी कोई ना कोई जरूर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप निश्चित रूप से इनको भी अच्छी तरह से पढ़िए। जितना मैंने लिखा है बस उतना पढ़ लीजिए इनके बारे में, ज्यादा इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज है, बस बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से कवि हैं द्विवेदी युग के जो अन्य कवि में आते हैं। तो मैंने इनके बारे में आपको बता दिया था, इतने सारे कवि हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। 17 कवि मैंने यहाँ पर बताए हैं। देखिए, सबसे पहला आता है राय देवी प्रसाद पूर्ण। साथियों, ये 1868 से लेकर के 1915 तक ये रहे हैं। आप ऐसे ही लिख लीजिए, बस इनकी कुछ कुछ राय जो कविताएं जो रचनाएं हैं उनको ही आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके बारे में ज्यादा कुछ आपको मैटर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण साथियों बहुत अच्छे वैसे तो राइटर रहे हैं, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत विश्वास कीजिए मेरा भी कि यही आप लोगों को पढ़ना है, इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो राय देवी प्रसाद जो पूर्ण है ये 1868 से लेकर के, साथियों इनका जो समय है वो कभी कभी 1873 से 1920 भी मिलता है। 1873 ईस्वी से 1920 भी इनका समय मिलता है, इसलिए मैं दोनों ही बता रहा हूँ, आपको जो भी आए वहां पर देख लेना। तो इनकी जो मुख्य जो रचना है वो है धार धार धावन, धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय और वसंत वियोग। ये चार रचनाएं मुझे इनकी इंपॉर्टेंट लगी है। और अभी तक तो राय देवी प्रसाद पूर्ण से ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है, इस वजह से ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मृत्युंजय जो इन्होंने रचना लिखी थी साथियों, वो 1904 में इन्होंने लिखी थी, 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इनकी जो रचना धाराधर धावन जो है 1902 में इनकी जो रचना थी, ये 1902 ईस्वी की बात इसमें करी है। और एक है इनकी स्वदेशी कुंडल, जो स्वदेशी कुंडल है वो 1910 ईस्वी में इनकी बात करी है। और मृत्युंजय मैंने आपको बता दी है। वसंत वियोग का सन अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन 1906 ईस्वी के आसपास की ये बात बताई गई है। तो साथियों इनके बारे में ज्यादा कुछ थोड़ा सा ये याद रख लीजिए, ये जो है जबलपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जबलपुर एमपी के रहने वाले थे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इसका ध्यान रख लेना, बाकी ज्यादा कुछ इसमें से याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो याद रखना है इनकी रचनाओं के बारे में। दूसरे राइटर आते हैं रामचरित उपाध्याय। कौन है? रामचरित उपाध्याय। अन्य राइटर में बात कर रहा हूं मैं, मुख्य इंपोर्टेंट राइटर नहीं है ये। रामचरित उपाध्याय जो है साथियों, इनका जो समय 1872 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इनका समय रहा है। इनकी जो सबसे मुख्य रचना है वो है राष्ट्र भारती। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, राष्ट्र भारती, जो आपको याद रखनी है। दूसरी है देवदूत और तीसरी है देवसभा। ये तीनों ही रचनाएं आप ढंग से याद रख कर लीजिए कि ये रामचरित उपाध्याय जी की रचना है। कौन कौन सी है? राष्ट्र भारती, देवदूत और देवसभा। ये आपको ध्यान रखनी है साथियों। इसके बाद में बात करेंगे, ये द्विवेदी युग के प्रमुख सुक्तिकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के ये प्रमुख सुक्तिकार माने जाते हैं। मैं एक दो रचनाओं के बारे में और बता देता हूँ। इनकी एक दो रचना और थी। देवी द्रौपदी भी इन्होंने लिखी थी, तो फोर्थ नंबर पर हम लिख सकते हैं देवी द्रौपदी। कौन सी रचना थी? देवी द्रौपदी। ठीक है। पांचवें नंबर पर और भी अगर आप लिखना चाहो तो वैसे तो तीन ही इंपोर्टेंट हैं, ज्यादा कुछ इसमें और इंपोर्टेंट नहीं है। एक है रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि इनकी जो है ये भी रचना रही है।
रामचरित चिंतामणि भी इनकी रचना रही है। छठे नंबर पर आप लिखना चाहो तो भारत भक्ति लिख सकते हो। भारत भक्ति इनकी जो है ये भी रचना रही है साथियों। तो इस तरह से ये 6 रचनाएं हैं, लेकिन जो मुख्य इंपोर्टेंट रचना है वो तो ये 3 ही है मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। और ये चीज आपको याद रखना है, जो रामचरित उपाध्याय थे वो द्विवेदी युग में क्या थे, एक प्रमुख सूक्तिकार थे। ये चीज आपको, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इनके ही द्विवेदी युग के ही कवियों में लाला भगवान दिन, जो लाला भगवान दिन थे साथियों, ये इनका समय है 1866 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक का इनका समय रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो है मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट लगी है वो ये 4 रचनाएं इनकी रही हैं। सबसे पहली है वीर शतराणी। वीर सतराणी, वीर बालक, सारी की सारी रचनाएं वीर नाम से ही हैं। तो लाला जो भगवान दिन है, भगवान तो हमेशा वीर होते ही हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हो। वीर सतराणी एक प्रबंधात्मक काव्य है, वीर बालक भी प्रबंधात्मक है, और वीर पंचरत्न भी प्रबंधात्मक हैं। और नवीन जो है इनकी जो कविता है वो कविता संग्रह माना जाता है। और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नवीन बीन का, नवीन बीन कविता, यह रचना है नवीन बीन, ये कविता संग्रह के रूप में इनको गिना जाता है। तो साथियों ये अच्छे से इनकी याद रख लेना, लाला भगवान दिन की रचना है वीर शतराणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। साथियों मैं आपको बता दूं, मेरे ये जो नोट्स हैं साथियों, देखो मेरे पास बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मित्रों इनके अंदर बहुत मेहनत है। आप विश्वास के साथ नोट्स बनाइए, मेरे सारे वीडियो एक एक वीडियो देख करके नोट्स तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए उनको, बार बार पढ़िए उनसे। साथियों कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है मेरे मित्रों, आपको कहीं भी किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, बड़े अरे आप पैसे क्यों खर्च करते हो, मैं आपको फोकट सब कुछ देने वाला हूं आपको। बस आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। अगर आपने मेरे को पसंद किया है, मेरे को लाइक किया है साथियों, मेरे ऊपर विश्वास है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हम आपके साथ हैं, बस आप चलने दीजिए धीरे धीरे। ठीक है साथियों, तो मैं आपके साथ हूं, घबराने की बात नहीं है। एक एक चीज आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी स्टेट में आता हो, मैं वहां पर हर प्रकार की चीज आपको देने के लिए तैयार हूं। आपको मजा नहीं आ जाए, गारंटी है। आप हजारों लोगों को बोलोगे यार इस चैनल से जुड़ जाइए, नाम रोशन कर दोगे अपने परिवार का। ठीक है। दीन से, दीन उपनाम से लेखन कार्य ये किया करते थे। किस नाम से? लाला जो भगवान दिन थे वो दीन उपनाम से लेखन कार्य किया करते थे। इन्होंने लक्ष्मी पत्रिका का संपादन किया है मित्रों। कौन सी पत्रिका का? तो लाला भगवान दिन ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? लक्ष्मी पत्रिका का संपादन किया था। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। अरे किताबें हजारों पढ़ी है, वहां से इंपॉर्टेंट चीज निकालना, अरे ये तो सबसे मेन बात होती है साथियों, जो आपको पक्के पकाई में दे रहा हूं। अरे आप पढ़िए तो सही, आप साथ तो दीजिए मेरा, फिर देखे अगर आपकी जिंदगी में चार चांद नहीं लग जाए ना, हमेशा चांदनी नहीं हो जाए, तो मेरी गारंटी है साथियों, आप पढ़िए तो सही, बस आपका साथ मुझे चाहिए और कुछ नहीं। आगे है, फोर्थ नंबर पर है साथियों लोचन प्रसाद पांडे। अब लोचन प्रसाद पांडे का जो समय रहा है 1886 से लेकर के 1959 तक इनका समय है। इनकी जो प्रमुख रचना है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि, ये 4 रचनाएं मुझे इनकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट लगी है। क्या नाम है? लोचन प्रसाद पांडे। अब लोचन प्रसाद पांडे 1866 से 1959 तक के रहे हैं। ये भी एमपी के ही रहने वाले थे, और मैं आपको बता देता हूँ बिलासपुर के रहने वाले थे ये। कहाँ के रहने वाले थे? बिलासपुर के रहने वाले थे साथियों। ये एमपी में ही पड़ता है। और इनकी जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना लगी है वो प्रवासी लगी है। प्रवासी जो रचना है, मेवाड़ गाथा भी है, महानदी भी है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रवासी है। इसको याद रखना, लोचन प्रसाद पांडे की ये 4 रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, इनकी और भी रचनाएं लोचन प्रसाद पांडे की। एक तो है वो पद्य पुष्पांजलि तो है सही, ये तो चारों रचनाओं में इनकी याद ही रखनी है आपको। नीति कविता भी इनकी है, और मृगी दुख मोचन भी इनकी है, लेकिन ये नहीं आती है भाई, मत पढ़िए इनके चक्कर में, ये सिलेक्टेड मैटर दे रहा हूं आपको। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में
काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। साथियों, जो लोचन प्रसाद पांडे है उनको काव्य विनोद की उपाधि दी गई और साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको दी गई थी। ये याद करने वाली चीज है साथियों, याद करने वाली बात है, नहीं मिलेगी चीजें साथियों। यार पता नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस चैनल पर भटक रहे हैं यार। मेरे को यही समझ में नहीं आता, या तो मेरा ये जो मेहनत है पता नहीं पहुंच नहीं रही लोगों तक, लेकिन आप लोग पहुंचाने वाले हो यार। आपका कमेंट मुझे मिलना चाहिए कि सर हम पढ़ रहे हैं, आप निश्चित रहिए, एक दिन आप सफल होगे, एक दिन आपका जो चैनल है बहुत ग्रो करेगा, आप निश्चित रहिए। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा मैटर दे रहे हो, ये कमेंट आपका मुझे आना चाहिए, ताकि साथियों मुझे मेरा जो प्रोत्साहन है वो बढ़े, मेरा उत्साह बढ़े, ताकि मैं आगे और भी मेहनत कर सकूं। आप लोगों का साथ मुझे मिलना चाहिए, आपका कमेंट आना चाहिए, सर हम आपके साथ हैं, आप बस मेहनत करिए और मेहनत करवाइए साथियों। तो ये मेहनत आपके साथ मैं करता रहूंगा साथियों। देखिए, मुकुटधर पांडे अगले राइटर आते हैं यहाँ पर। तो मुकुटधर पांडे भी अच्छे राइटर हैं, जो द्विवेदी युग में देखे गए हैं, द्विवेदी युग में इन्होंने भी अपना काम किया है। 1895 से लेकर के 1984 तक इनका समय रहा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है, पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार। तो ये आंसू तो इनकी पूछी गई है बहुत सी बार, और कानन कुसुम भी पूछा गया है। तो साथ ही मुकुटधर पांडे की ये याद रखना, कानन कुसुम और आंसू, ये दोनों तो आपको याद रखनी रखनी है। ठीक है साथियों, तो पूजा का फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार जो है इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको ही ध्यान रखनी है। तो पूजा का फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की रचना रही है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। इनकी कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्य लोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप इत्यादि छायावादी प्रवृत्तियां इनमें देखने को मिलती है साथियों। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं कौन? मुकुटधर पांडे। और अगली बात है, छायावाद का पूर्व आभास इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद में छायावाद ही आएगा मित्रों, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगला अगले जो राइटर हैं वो है गिरधर शर्मा नवरत्न। गिरधर शर्मा जो नवरत्न है वो झारा पाटन के रहने वाले हैं और झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं मित्रों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से राजस्थान के कवि कौन से हैं? राजस्थान के कवि इनमें से कौन से हैं? तो राजस्थान के कवि इनमें से गिरधर शर्मा नवरत्न रहे हैं, इनके बारे में ध्यान रख लेना। 1861 से 1881 से 1961 तक का इनका समय रहा है गिरधर शर्मा जी का। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये आप ये कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं, झालावाड़ जिले के। इनकी जो मुझे सबसे अच्छी जो रचना लगी है वो है मातृ वंदना। और भी है इनकी रचनाएं गिरधर शर्मा, मातृ वंदना तो है ही सही। हिंदी माघ भी इन्होंने लिखी है, दूसरी हिंदी माघ। हिंदी माघ भी इनकी रचना रही है। आपने देखा होगा संस्कृत में एक जो है शिशुपाल वध, दो सर्गों का अनुवाद अनुवाद है। शिशुपाल वध जो है संस्कृत में लिखा गया है। तो हिंदी माघ में जो है माघ कवि के द्वारा लिखा गया था। तो हिंदी माघ में शिशुपाल वध के दो भागों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है साथियों, तो दो भागों का वर्णन इसमें हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं अब 7वें नंबर पर, पंडित रूप नारायण पांडे। जो पंडित रूप नारायण पांडे है वो 1884 से 1959 तक इनका समय रहा है। पंडित रूप नारायण पांडे का बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, और ऐसा ही देखा गया है। तो मित्रों, पंडित रूप नारायण पांडे जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं वैसे। 1884 से 1959 तक इनका समय रहा, और इनकी जो मुख्य रचनाएं रही हैं उनको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, मैं जो बता रहा हूँ। पराग 1924 में इन्होंने लिखी, वन वैभव, वन विहंगम, दलित कुसुम और आश्वासन, ये इनकी रचनाएं रही है। पराग इनकी इंपोर्टेंट थी, तो पराग को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, पंडित रूप नारायण पांडे की रचना रही है मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी कड़ी में। इनके द्वारा इंदु, माधुरी और नागरी प्रचारक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया गया। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी रूप नारायण पांडे की? इंदु,
माधुरी और नागरी प्रचारक, इन पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया है। चलिए 8वें नंबर के राइटर आते हैं ठाकुर गोपाल शरण। ठाकुर गोपाल शरण का जो समय है वो 1891 से 1960 तक रहा, और इनकी प्रमुख रचनाएं थी माधवी और मानवी। दोनों रचनाएं इनकी इंपोर्टेंट है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इनमें। जो इंपोर्टेंट है वो मैं खुद ही अपने आप ही उसका बड़ा चढ़ा करके आप लोगों को लिखवा दूंगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर है मित्रों। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ये 1866 से 1932 ईस्वी इनका समय रहा। ये चीज आपको लिख लेनी है, और अच्छे से बार बार घोटो इनको, बार बार पढ़ो इनको, बार बार लिखो इनको। ठीक है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसमें इंपोर्टेंट राइटर हैं। 1930 में कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये सभापति रहे थे। 1930 में जो कलकत्ता में हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ था उसके सभापति ये रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र इनकी प्रमुख रचनाएं रही है साथियों। कौन कौन सी? हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी और हरिश्चंद्र। मित्रों आप कहीं भी जाओगे आपको ऐसे ही लिखवाएंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर रत्नाकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं लिख लो। लिख लिया आपने, फिर याद तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। आप किसी भी कोचिंग पे जाइए, क्यों खराब कर रहे हो अपने पैसों को, क्यों बर्बाद कर रहे हो कहीं जाकर के? आपको इतने बढ़िया नोट्स में दे रहा हूँ, इससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपका खुद का कमेंट आएगा, देख लेना अभी आपके साथ जब भी आप इनको पढ़ोगे। तो गंगा अवतरण जो है वो रोला छंद में लिखी गई रचना है, और उद्धव शतक 1929 में इन्होंने प्रौढ़तम काव्य कृति 118 छंद में ये इन्होंने लिखी थी। भ्रमर गीत परंपरा का काव्य इस पे ऊपर लिखा गया है। साथियों ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि रहे हैं कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जगन्नाथ दास रत्नाकर को ये आरंभ में जो है जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो आरंभ में जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। इनको भक्ति काल और रीति काल का एक समन्वय कवि माना जाता है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि इनको कहा जाता है। चलिए, इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को ही हठी और मूर्ख कहा था। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। साहित्य सुधा निधि पत्रिका का, मासिक पत्रिका का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा किया गया था। रत्नाकर का जो प्रिय छंद था वो था कवित। कवित जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का प्रिय छंद रहा है मित्रों। आगे है 10वें नंबर पर इंपोर्टेंट द्विवेदी युग के इंपोर्टेंट कवि या राइटर रहे हैं सत्यनारायण कवि रत्न। सत्यनारायण कवि रत्न का जो है 1879 से 1980 तक इनका जो समय रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली, हृदय तरंग, होरेशम और उत्तर रामचरित और मालती माधव। तो इनकी तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमरदूत, उत्तर रामचरित और मालती माधव ये इंपॉर्टेंट हैं, बाकी और इनकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो है सत्यनारायण कवि रत्न को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कवि रत्न को जाना जाता है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछ लिया गया है कि सत्यनारायण का जो कवि रत्न है उनको किस नाम से जाना जाता है? ब्रज कोकिल, या ब्रज कोकिल उपनाम किसका है? सत्यनारायण कवि रत्न का है साथियों। इन्हें जो है भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वय कवि माना जाता है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी विशेष स्मरणीय जो तथ्य हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये अच्छे लगते होंगे मित्रों। आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, आपका लाइक रुकना नहीं चाहिए मित्रों। अगर मुझे देखो, आपसे ही तो मेरा प्रोत्साहन और उत्साह होता है साथियों। चलिए विशेष तथ्य में बात करते हैं। इस युग के पठित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने रामचरितमानस के अनुकरण पर अवधी भाषा में 7 सर्गों में कृष्णायन नामक प्रबंध काव्य की रचना करी थी। यानी कि द्विवेदी युग के जो कवि रहे हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, उन्होंने रामचरितमानस का अनुकरण किया और अवधी भाषा में 7 सर्गों में कृष्णायन एक प्रबंधात्मक काव्य लिखा। किसने? द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा। आगे बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे बात करते हैं लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे दोनों ही भाई थे।
ये बात भी आपको याद रखनी है। अब द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न जो है द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। साथियों, अब प्रमुख जो रचनाकार हैं, प्रमुख जो रचनाएं हैं, उनको आपको सबको पता है, मैं एक साथ भी लिखता हूं, तो आप यहां से एक साथ भी उनको याद कर सकते हो। तो चलिए, नाथूराम शर्मा शंकर के प्रमुख रचनाएं थी अनुराग रत्नाकर, अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व। तो गर्भरंडा रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है नाथूराम शर्मा शंकर की। यहाँ पर आपको यह भी पता लग जाएगा कौन से राइटर द्विवेदी युग के हैं और उन राइटर की कौन कौन सी कृतियां सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से एक साथ भी आप लोग लिख सकते हो। ये एक साथ लिखने के पीछे रीजन है, आपको बार बार पेज नहीं पलटने पड़े, बार बार आपको ऐसा नहीं करना पड़े कि याद नहीं हो रही, आप यहाँ देख करके कंटिन्यू याद कर सकते हो। श्रीधर पाठक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं द्विवेदी युग के। जगत सच्चाई सार, काश्मीर सुषमा, जॉर्ज वंदना, श्री गोखले प्रशस्ति और सांदे अटन और वनाष्टक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है कुमार संभव सार, कविता कलाप, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, अबला विलाप और गंगा लहरी और नागरी तेरी यही दशा। ये मुझे इंपोर्टेंट लगी तो मैंने एक साथ लिख दिए साथियों। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो मतलब आपको एक जगह पर एक पेज पर सारी चीजें मिल रही है। देखो, आप पहले डिटेल में पढ़ी, फिर शॉर्ट में मैंने कर दिया एक साथ, विशेष तथ्य जो मुझे लगते थे वो मैंने कर दिए हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास, वेदे वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश और पर्दे प्रसून, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं रही। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं स्वदेशी कुंडल और मृत्युंजय रही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बनी रही है। आगे है साथियों मैथिली शरण गुप्त की जो है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस, जय भारत, विष्णु प्रिया, द्वापर और झंकार, ये इंपोर्टेंट मैथिली शरण गुप्त की रही है। आपको एक जगह पर सारी रचनाएं मिल रही है, आप अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि ये किसने लिखी है। राम नरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी और कविता कौमुदी रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब द्विवेदी युग में जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको एक साथ सजो करके मैंने आप लोगों के लिए परोस दिया है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक मानी जाती है। द्विवेदी युग की जितनी भी कविताएं, जितनी भी रचनाएं, वो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक रही है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की जो प्रारंभिक रचनाएं ये वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित हुआ करती थी। कौन से पत्र में? वैश्योपकारक पत्र में। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर का जो है काव्येर उपेक्षिता नामक लेख जो है साकेत महाकाव्य में सृजन का प्रेरणा स्रोत रहा है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साकेत का नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला रही है। पंचवटी में लक्ष्मण का चरित्र उत्कर्ष देखने को मिलता है। रंग में भंग जो रचना है 1909 में लिखी गई, इसमें राजपूती आन बान कथा का वर्णन किया गया है। देखो यार, कितनी तगड़ी बातें लिखी गई हैं। आगे है यशोधरा, जो है खंड काव्य में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है कि कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से बढ़कर माना है। यशोधरा में एक ऐसा खंड काव्य है जिसमें नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है, जिसमें कुछ आलोचकों ने साकेत से भी बढ़कर माना। अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी हमें देखने को मिलती है। आगे है साथियों मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 19 खंड काव्य लिखे गए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्य लिखे हैं। आगे है जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर सकता है। जयद्रथ वध की बात है। फिर है विष्णु प्रिया, मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की युक्तता, नारी का त्याग और तप को इसमें विष्णु प्रिया में प्रदर्शित किया है, इसमें लिखा है। आगे बात करेंगे मित्रों मेघनाथ वध। मेघनाथ जो वध है वो मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना मानी जाती है। मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है। प्रिय प्रवास जो है मैथिली शरण गुप्त का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली में पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है। प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता रही है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ही ज्ञान राशि का संचित कोष कहकर पुकारा। श्रीधर पाठक आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका प्रारंभ में काशी से तथा बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। संपादक जो है सबसे पहले चिंतामणि घोष, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर देवी प्रसाद शुक्ल। कब कब रहे हैं ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 1900 से 1903 तक चिंतामणि घोष, 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित देवी प्रसाद शुक्ल 1920 से 1947 तक रहे हैं। साथियों, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह भी आ जाती है, किसको क्या कहा जाता है। हिंदी का स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा को कहा गया। हिंदी का बर्नार्ड शाह लक्ष्मी नारायण मिश्र को कहा गया। हिंदी का माउंटेन बाल मुकुंद गुप्त को कहते हैं। हिंदी का गोरखी जैनेन्द्र को कहते हैं। आधुनिक काल का भूषण श्याम नारायण पांडे को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनको जरूर अपने रजिस्टर में नोट कीजिए और पढ़िए, बार बार चीजें याद हो जाएगी आपको। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा जो द्विवेदी युग है वो आज हमने समाप्त किया। मित्रों, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए कैसे लगे नोट्स। मेरी मेहनत और आपके साथ में हमेशा रहूंगा। अगर मेरा हौसला अफजाई किया, आपने भी मेरा साथ अगर कंटिन्यू रखा, आपका साथ रहना चाहिए, बस मुझे हिम्मत मिलती रहेगी और मैं आपको आपकी जो आप चाहते हो वहां तक मैं पहुंचा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।